पढ़ें। डेथ, मार दिया जाए, पढ़ाई को मार दिया जाए, अकाउंट्स को मार दिया जाए, उसको अपना दुश्मन समझ के उसको ऐसे ऐसे करके इतना पढ़ लो कि बेचारा दुखी हो जाए, कहे कि अब अच्छा पेपर करना ही पड़ेगा। पर मारने पे केस लग जाता है, वही तो दिक्कत है। अकाउंट्स को मारने पे नहीं लगेगा, मैं बचा लूंगी, बस तुम अपना काम करो। ओके, देखो डेथ के केस में जो कुछ भी होता है वो रिटायरमेंट के जैसे ही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि डेथ क्योंकि अनसर्टेन है तो वहां पर हमें थोड़ा डेज या मंथ्स की कैलकुलेशन वाला पॉइंट आ जाता है। ठीक है, जैसे कि जो भी डिसीज्ड पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में उसे क्या क्या मिल रहा है, उसको अपनी कैपिटल का, तो जैसे कि उस के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो उसको मिलता ही है, साथ में जो भी जनरल रिजर्व का शेयर है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का शेयर है यानी कि लायबिलिटी साइड पर जो है, अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब भी उससे मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी डेथ कब हुई है, बिल्कुल इमटेरियल है ये बात। ठीक है, फिर बाय जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल है, शेयर ऑफ गुडविल उसका रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री होती है इन गेनिंग रेशो, जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल है। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी टाइम की कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही। फिर यहाँ पे डेबिट में आएंगे ड्रॉइंग्स आ गए, जितने उस पीरियड के ड्रॉइंग्स हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आ गया। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी कि जो असेट साइड पर है, अगर गुडविल ऑलरेडी है उसे रिटर्न ऑफ करना जो बैलेंस शीट की असेट साइड पे गिवन है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है उसका शेयर, इन सब में कोई टाइम का कंसंट्रेशन नहीं करते हम। अब जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, ये सब हम टाइम बेसिस पर करते हैं कि जितने महीने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद जितने मंथ वो रहा है उस फॉर्म में उस पर आता है। और एक ये तो सिर्फ ये 3 आइटम है, बाकी किसी भी आइटम को कभी भी मंथ से या डेज से कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, कोई डाउट? अब ये सारी कैलकुलेशन हो जाती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतने महीने का लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में क्योंकि हम क्रेडिट में लिख रहे हैं, अगर प्रॉफिट का शेयर है तो, अगर बाई चांस से लॉस का शेयर होता तो यहां लिख देते। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, अगर इसके डेबिट में लिख रहे हैं तो P&L सस्पेंस के क्रेडिट में लिखेंगे यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगा। अगर इसके क्रेडिट में लिख रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे यानी कि असेट साइड पर आएगा अगर बैलेंस शीट बनानी पड़ी तो। ठीक है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, या तो हम टाइम बेसिस पे करते हैं कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट के स्केल पे लेंगे, या प्रीवियस ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे कि लास्ट ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट कितना था, जैसा लिखा होगा। इसमें कभी ये मत सोचना कि हम हमेशा ऐसा करते हैं, ऐसा कभी मत सोचना। आपको जो लिखा है उसी को करना है। अगर उन्होंने कहा एग्रीगेट प्रॉफिट्स पे लेना है तो एग्रीगेट प्रॉफिट्स पे ले लेंगे। अगर उन्होंने कहा टर्नओवर बेसिस पे लेना है कि पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ था, जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था, उसी परसेंटेज प्रॉफिट पे ले लेंगे। ध्यान क्या रखना है कि अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट पे ले रहे हैं तो हो क्या रहा है, हमें उतने पीरियड की सेल दी हुई है तो हमें मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं करनी। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे ले रहे हैं तो हमें मंथ्स की कैलकुलेशन करनी जरूरी है। ठीक है,
ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? हो गया? श्योर? हाँ, अब इसके बाद जो सबसे बड़ा हर्डल तुम लोग कह रहे हो वो आता है जब इसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना होता है। यानी कि इसकी जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है वो इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाल देते हैं। अब होता क्या है, रिटायरमेंट तो साल के शुरू में या साल के आखिर में है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेथ क्योंकि कभी भी हो गई तो इसके एग्जीक्यूटर में वो डेज की कैलकुलेशन करनी है। तो उसके हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेके चलते हैं। जैसे कि मान लो अमाउंट ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, वो हमारे पास है 2 लाख, ठीक है। और उसकी डेथ हुई, ये ए डाइड ऑन जुलाई 30, 2023, इस डेट को उसकी डेथ हुई, ठीक है। तो जुलाई 31 कर देते हैं, एक दिन के लिए क्या वो करना, जुलाई 31, 2023 को डेथ हुई। तो अब हमें इसकी बेसिस पे करना है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर तो मार्च में खत्म हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी डेथ यहाँ हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम ये कहें कि इसको हमने 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया है, टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है, ऐसे पे किया है। तो इसमें एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, हमने 2023 जुलाई 31 बाय एज कैपिटल अकाउंट कितना आ गया, 2 लाख पूरा आ गया। अब इसको हम इंटरेस्ट 2024 मार्च 31 का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि पेमेंट तो हम हर एक साल बात कर रहे हैं, तो पेमेंट नहीं करेंगे, हम इसको ड्यू कर देंगे इंटरेस्ट को। अगर तुमसे पूछा जाए कि इस वाले इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में कहाँ अपीयर करेगा, तो बैलेंस शीट में अपीयर या लायबिलिटी साइड करेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से। तो ये बाय इंटरेस्ट हो गया कितने पर, 2 लाख पर 12%, कितने महीने का, 4 जुलाई 31 से मार्च 31, तो कितने महीने का, कितने महीने का, 8 महीने का। 4 से भी मतलब हमारा तो जुलाई 31 को डेथ हुई तो उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल से क्यों होगा, अप्रैल से अच्छा अप्रैल में मर गया था, अप्रैल में नहीं मरा मेरा बच्चा, वो तो वो जुलाई में मर गया, अप्रैल से तब तक वो था ना, तो उसके एग्जीक्यूटर के पास तो उसके बाद ही गया ना। तो जुलाई 31 के बाद से हम 31 मार्च तक देखेंगे, तो 8 महीने हो गया ना। तो 8 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया, 16,000, 16,000 ही हुआ ना। तो 2024 मार्च 31, अगर हमें कुछ भी नहीं लिखा होता तो हमेशा बैंक अकाउंट यूज किया करो कैश की बजाय। गलत कैश भी नहीं होगा अगर लिख दिया तो, बट बैंक इज ऑलवेज प्रेफरेबल, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 लाख टोटल हमारे पास आ गया, सॉरी 2 लाख हमारे पास प्रिंसिपल है, 16,000 इंटरेस्ट है, तो जो टोटल टू बैलेंस सीडी हो गया वो हो गया 2,16,000। अभी हम पेमेंट तो कुछ करेंगे ही नहीं, अभी तो हमने ड्यू किया है। फिर 2024 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 2,16,000, और फिर जुलाई 31
बाय इंटरेस्ट, अब यहाँ पे 4 महीने का लगाएंगे, 4 महीने का कितना हो गया 8,000, क्योंकि उसके 1 साल बाद पेमेंट करनी है। अब 2024 जुलाई 31 टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 लाख प्लस 16,000 प्लस 8,000, तो 1,24,000 की इंस्टॉलमेंट हो गई। ठीक है, हो गई ना। अब 2025 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट 8 महीने पे लगाएंगे 1 लाख का, ये लगेगा 1 लाख पे 12% 8 महीने का अगेन। ठीक है, और फिर 2025 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी 1,08,000, कितना हो गया ये 2, 3, 32, और फिर 2025 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 1,08,000, जुलाई 31 बाय इंटरेस्ट 4 महीने का 4,000, और अब हमने दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी कितने की 1,12,000। समझ में आई? समझ में आया? अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड कर दूं और मैं ये बोलूं कि हमने ₹50,000 पेड इमीडिएटली, और जो बैलेंस है इन 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स प्लस 12% इंटरेस्ट पर एनम, तो कहानी थोड़ी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। कैसे बदलेगी? एज एग्जीक्यूटर में तो पूरा का पूरा 2023 जुलाई 31 बाय एज कैपिटल पूरे 2 लाख आएंगे, लेकिन इस 2 लाख में से हम पे कितना करेंगे? इमीडिएटली हमने टू बैंक करके 50,000 पे कर दिए। अब 6 महीने पे इंस्टॉलमेंट होनी है, तो 6 महीने कितने होंगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी में पे करेंगे ना, तो जनवरी में जनवरी में कैसे? देखो, जुलाई 31 के बाद 6 महीने पे इंटरेस्ट पे करना है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो जुलाई 31 के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हो गए ना 6 महीने। अब यहाँ पे पहले तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे, ये जो 2 लाख है इस पर 12% 6 महीने का सिर्फ, ठीक है, 12% हमने 6 महीने का लगा दिया, तो कितना हो गया 12,000। हाँ, फिर हमने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे कर दी 2024। अब यहाँ पे टू बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, 2 लाख में से 50,000 तो उसी समय पे कर दिया था, बचा कितना? 1,50,000, 3 इंस्टॉलमेंट्स 50,000 की हो गई, तो हमने कहा 50,000 और प्लस 12,000 इंटरेस्ट, कितना हो गया 62,000। अब फाइनेंशियल ईयर तो हमारा मार्च में खत्म हो रहा है, लेकिन
तो इंटरेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा, 2 महीने का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। कितने पर? 1 लाख पे। ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया 12% 2 महीने का। 2 महीने कहां से आए? जनवरी 31 को पेमेंट किए तो फरवरी और मार्च, 2 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया? 2000। पर 6 महीने में पे नहीं करना चाहिए। तो 6 महीने में कर दी ना पहले इंस्टॉलमेंट पे। अब 2 महीने बाद फाइनेंशियल ईयर तो खत्म करोगे ही ना, तो उसका इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट तो ड्यू करना ही पड़ेगा ना। बैलेंस सीडी 1,02,000, ये तो दिखाना ही पड़ेगा ना। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 214। हमने सारे क्वेश्चन में नहीं करा था क्या? तो यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट थी, यहाँ पे हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, ये डिफरेंस है ना दोनों में। फिर 2024 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 1,02,000। ठीक है। 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं? जुलाई 31 को, जब दूसरी इंस्टॉलमेंट देनी है। फिर यहाँ पे कितना है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग? 1 लाख, 12% 4 महीने का, ये हो गया 4,000। तो अब जो इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे बैंक अकाउंट में सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई? 50,000, 2,000 और 4,000, 56,000 की इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी। 50,000 प्रिंसिपल और 6,000 इंटरेस्ट। ठीक है। अब वापस 6 महीने बाद 2025 जनवरी 31 बाय इंटरेस्ट। अब कितना बचा प्रिंसिपल? 50 बचा, लास्ट इंस्टॉलमेंट 12% 6 महीने की, है ना। तो 50,000 पे 12% 6 महीने की कितनी हो गई? कितनी हो गई? 3,000। इतना सोच रहे हो, सब सो गए जैसे। जनवरी 31 सही कह रहे हो, चले जाओ। 50,000 प्लस 3,000 53, ये हमने तीनों इंस्टॉलमेंट सारी पे कर दी और ये हमारे पास टोटल आ गया 109। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये नोट डाउन कर लो, फिर एक वेरिएशन और बताऊंगे। देखो अब ये केवल ही सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जब उसकी डेथ हुई है उस साल से इमीडिएटली नहीं स्टार्ट हो रही है इंस्टॉलमेंट, उसके बाद यानी कि अगर 31 जुलाई 2023 को डेथ हुई है तो हम 31 मार्च 2025 से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट भी 10% है, पर एनम नहीं लिखा हुआ। समझ रहे हो? पर एनम नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मंथ के हिसाब से कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। इसका मतलब जब हम एज एग्जीक्यूटर बनाएंगे, यूजुअली ना कैसे कभी भी बिना मंथ के नहीं होता। अब इसमें है तो यूजुअल नहीं है ये, मैं वही कह रही हूँ कि लोन अकाउंट में भी यूजुअली नहीं होता ऐसा। अब 2023 जुलाई 31 बाय एज कैपिटल अकाउंट 2 लाख। ठीक है। 2023 जुलाई 31 टू बैंक अकाउंट, जो 40% इमीडिएटली पे किया। 40% मतलब कितना हो गया? 80,000।
2 लाख में से 80,000 तो हमने अभी पे कर दिया, बचा कितना? बचा कितना? 1,20,000। तो अब जब 2024 मार्च 31 आएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 120 पे डायरेक्ट 10% लगा देंगे, कोई मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं करनी है। और ये 12,000 का इंटरेस्ट हो गया। और यहाँ पर 2024 मार्च 31 को टू बैलेंस CD कितना आ जाएगा? 1,32,000। इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कब? अभी तो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट ही नहीं हुई ना। हाँ, तो 2,12,000 और 2,12,000 2024 अप्रैल 1 बैलेंस BD 132। अब जब हम इंटरेस्ट लगाएंगे 2025, तो तब तक हम ड्यू करते रहेंगे। हाँ, यही बात मैं बताना चाह रही थी कि हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगाएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट जो 1,20,000 का है, उसी पर हम 10% इंटरेस्ट और लगा देंगे। ये भी ड्यू के। अब इसमें और अगर उन्हें कॉम्प्लिकेटेड करना हो तो वो ये कह देंगे कि हम इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव लगा रहे हैं। क्यूमुलेटिव मतलब हम 1,32,000 पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं। यहाँ पे 13,200 है, 10% आएगा। तो वही तो समझा रही हूँ कि अगर ये लिखा होता कि क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो 1,32,000 पे 13,200 का इंटरेस्ट लगाते, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं लिखा तो हम प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 1,20,000, तो उसमें 12,000 लगा दिया। क्यूमुलेटिव नहीं लिखा क्योंकि पर एनम भी नहीं लिखा इसलिए। हाँ, तो क्यूमुलेटिव लिखा होता तो हम फिर 1,32,000 पे लगाते। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे करने की बात आई है। टू बैंक अकाउंट कितना? 1,20,000 में से आधा 60,000 और 12 24,000 इंटरेस्ट का, तो 84,000 हमने पे कर दिया। ठीक है, फिर टू बैलेंस CD 60,000 अच्छा, जैसे यहाँ पे एनुअली लिखा है, हम जुलाई 31 को तो कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, कुछ नहीं कर रहे ना। नहीं, एनुअली की वजह से नहीं, क्योंकि हमारी इंस्टॉलमेंट ही 31 मार्च से स्टार्ट हो रही है, इसलिए पहले 31 से पहले 31 मार्च से नहीं, पहले तो वो कहते हैं कि जिस दिन डेथ हुई है उसके बाद एनुअली कर रहे हैं, इसलिए हमने जुलाई ली थी। और जब 6 महीने की बात थी तब हमने 31 मार्च को भी लिया, और फिर जुलाई मतलब जब डेथ हुई तब थी, तब भी हम 6 महीने का ही ले रहे थे ना। 31 मार्च को तो हम अकाउंट 2 महीने का भी तो लिया था वहाँ पे। तो वो तो हम हमेशा करेंगे अकाउंट्स क्लोज करने के लिए, क्योंकि हमारे 6 महीने जुलाई में पूरे हो रहे हैं। वो तो 6 महीने के बीच में मार्च आ रहा था ना। यहाँ तो तब तो हमें इंस्टॉलमेंट ही उसकी डेट ऑफ डेथ के हिसाब से देनी थी, अब हमें इंस्टॉलमेंट 31 मार्च के हिसाब से देनी है। तो ये 2025 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 60,000 और फिर 2026 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट 6,000 और 2026 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 66,000। तो अगर ऐसा कुछ हो कि, तो इसलिए कभी ये मत सोचना कि ये तो हमेशा ही ऐसे होता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। हो सकता है वो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी डिफरेंट दे दें, वो ये कह दें कि हमारी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट डिफरेंट है, मतलब पहले साल हमने 40,000 दी, दूसरे साल हमने 20,000 दी, ऐसा भी हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंगली जैसा क्वेश्चन में लिखा है उसको ध्यान से पढ़ के और फिर डिसाइड करना कि क्या करना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम फॉर्म के पॉइंट से देखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो इनकम होती है फॉर्म के लिए। तो अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट लिख सकते हैं या कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, या तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट लिख दो या कैपिटल अकाउंट डेबिट लिख दो, एक ही बात है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि इसकी नेचर इनकम की होती है तो क्रेडिट होगा, इनकम रेज हो रही है, ठीक है। ये तो हो गई चार्ज करने की, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गई ट्रांसफर करने की, जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये दो एंट्रीज तो हमारी हो गई चार्ज की और ट्रांसफर की। अब बात ये आती है कि ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड में क्या हो रहा है, सिंपल मेथड में हमने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड इंटू 1/12। ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यूज में ऐसे आ जाते हैं कि आपको इधर की ये चार जो तीन कंपोनेंट्स हैं, इन तीनों में से कोई दो दिए होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता है, तीसरा कंपोनेंट निकालना होता है। ये एक वेरिएशन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही आता है। तो इसमें जो सारा खेल है वो एवरेज पीरियड का ही है कि एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। एवरेज पीरियड निकालने का जो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो किसी भी सिचुएशन में लग सकता है, जिसके साथ कोई भी कंडीशंस अटैच्ड नहीं है, वो है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। ये चाहे आपका मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे आप 6 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे 8 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है। तो इसीलिए मैं और कोई बता नहीं रही हूँ, जो शॉर्टकट्स है वो मैं बता ही नहीं रही हूँ, क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। फॉर्मूला सिर्फ एक यही बता रही हूँ जो सब जगह एप्लीकेबल है। बाकी जो हम नॉर्मली कहते हैं कि तुम्हें लर्न होने चाहिए, वो वही है कि जो पूरा एनुअल होता है, एनुअल विड्रॉल होता है, उसमें अगर तो मंथली है तो मंथली के बिगिनिंग में 6.5, ड्यूरिंग में 6 और एंड में 5.5। अगर क्वार्टरली है तो बिगिनिंग में 7.5, 6 और 4.5। ये एवरेज पीरियड होता है। अब इसमें अगर हम थोड़ा क्रिटिकल कहें कि हाँ टफ वाला पॉइंट क्या हो सकता है जो घुमा देता है, वो ऐसे घुमा देता है कि मान लो ₹1000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम July 1, 2024। ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है तो अब हम क्या करेंगे? 6% में लगाएंगे। 6% नहीं लगाएंगे जब बोला है तो। पर एनम में नहीं लगता। क्या पर एनम में तो तभी तो 6% ही लगाएंगे ना। अगर पर एनम नहीं होता तब तो फिर एवरेज पीरियड 1/12 का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता ना। अगर यहाँ पे पर एनम नहीं है तब तो फॉर्मूले का इतना पोर्शन खत्म ही हो गया ना, फिर तो सिंपल लगा दिया। 1000 और जो मतलब 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक के महीने वो लेंगे तो यानी कि 1 जुलाई से 31 मार्च तक टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 1000 इंटू 9। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 6%। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? फर्स्ट विड्रॉल कब हो रहा है? जुलाई 1 में। और लास्ट विड्रॉल कब हो रहा है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब जनवरी 1 में।
अच्छा क्वार्टर है। यानी कि ये हो गए 9 मंथ्स और ये हो गए 3 मंथ, तो 12/2 इंटू 1/12। तो अब इसमें हमारा आ गया, ये सब कैंसिल हो गया, 270 आ गया। समझे? अब इसमें गलती क्या होती है? मोस्टली गलती ये होती है कि हम देखते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बच्चों को ये याद होता है, वो 7.5 मंथ लगा देते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर देखते ही, क्योंकि वो रटा हुआ होता है। ये नहीं देख रहे कि 1000 पर मंथ है ईच क्वार्टर, अच्छा मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो। ये नहीं देख रहे कि हम सिर्फ 3 ही क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं। बट उसने जैसे कि ड्राइंग्स तो जुलाई से चालू करी थी अपने। तो जुलाई यानी कि सेकंड क्वार्टर ही तो हो गया, बिगिनिंग ऑफ सेकंड। नहीं तो पर एनम का ही इंटरेस्ट लगेगा पर एनम का कहाँ लगा? लग तो रहा है सिर्फ 6 महीने का ही तो लगा। देखो ना, एवरेज पीरियड 6 महीने तो है। अगर इसमें ये होता, इसी में थोड़ा वेरिएशन ये होता कि ये इंटरेस्ट सिर्फ 6% होता, पर एनम नहीं लिखा होता। क्या? अगर सिर्फ 6% होता पर एनम नहीं होता तो मंथ लगता। मंथ की कोई कैलकुलेशन नहीं होती, 1000 इंटू 9 इंटू 6%, खत्म बात, 540 आ जाता। तब तो एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कोई, क्योंकि पर एनम लिखा ही नहीं है। समझ रहे हो? आई ये बात समझ में? सेंस तो बन रहा है। ये पॉइंट जो होते हैं वो थोड़े ट्रिकी पॉइंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब पेपर में आते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये क्या आ गया, जबकि कुछ नया नहीं आया, आपने सिर्फ पढ़ने में गलती कर दी, इसलिए कुछ नया लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। बात वही है जो आपने सीखी है, ठीक है? अब अगर मान लो ये यूनिफॉर्मिटी ना हो विड्रॉल की, टाइम की, अगर कभी भी कुछ अमाउंट निकाल दे, किसी महीने निकाल रहे हैं, किसी महीने नहीं निकाल रहे, किसी महीने 200 रुपए निकाले, किसी महीने 1000 निकाले, किसी महीने 5000 निकाले, अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो उस केस में फिर हम प्रोडक्ट मेथड लगा देते हैं। तो वेयर देयर इज नो कंसिस्टेंसी ऑफ टाइम, नो कंसिस्टेंसी ऑफ अमाउंट ऑफ विड्रॉल, तो वहां पे प्रोडक्ट मेथड लग जाता है। सिंपल, ठीक है? क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट है? नहीं। प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन करके दिखाऊं? एक करके दिखा देती हूँ। अमाउंट ऑफ विड्रॉल हर महीने में, कभी किसी महीने में शुरू में निकाल रहे हैं, कभी कहीं एंड में निकाल रहे हैं, कभी बीच में निकाल रहे हैं, और अमाउंट भी फिक्स नहीं है, तो ऐसे में प्रोडक्ट मेथड होगा। यहां पर मंथ्स लेफ्ट आफ्टर विड्रॉल, इस विड्रॉल के बाद कितने मंथ्स बच गए हैं। जैसे May 1 है तो May 1 के बाद कितने बचे? 11। जून 30 के बाद कितने बचे? 9। सितंबर 15 के बाद 5.5 बचे ना। दिसंबर 1 के बाद 4, फिर जनवरी के बाद 2 और मार्च के बाद 0। तो हमने हर डेट से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड निकाल लिया, ठीक है? फिर इसका प्रोडक्ट कर लिया। अगर ये कॉलम नंबर ए है और ये बी है तो ए इंटू बी। ध्यान ये रखना, अगर पार्टनर्स के नाम ए बी दे रखे हो तो कभी भी इन कॉलम का नाम ए बी मत रखना, फिर कॉलम का नाम 1 और 2 रख लेना, ठीक है? फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 55,000, 72,000, ये हो गया 16,500, 8,000, 20,000 और 0। सम ऑफ प्रोडक्ट्स कितना हो गया? निकालो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे एवरेज पीरियड नहीं लेते हम, सिंपल 1/12 ले लेते हैं। कितना हो गया? पक्का ना? 161 नहीं बन रहा? 500, 7, 13 and 8, 1, 2, 7, 14, 15 and 2, 17, 171, 500। तो अब 171, 500। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं 12% पर एनम,
इंटू 12/100 इंटू 1/12, तो ये कितना हो गया 1715। अगर आपको कहीं पर भी सिंपल मेथड अप्लाई करना है और सिंपल मेथड में कहीं कुछ मेंशन नहीं किया हुआ या आपको ये बोला हुआ है कि एनुअल ड्राइंग्स इतनी हैं, तो उस केस में जो एवरेज पीरियड होता है वो 6 मंथ्स होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये 1715 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया प्रोडक्ट मेथड से। इजी तो सब कुछ होता है। अब आप लोग ना बाकी टाइम घर पे भी जब प्रैक्टिस करें तो ताकि अकाउंट्स के पेपर का जो सबसे बड़ा हर्डल होता है वो ये होता है कि हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा। जनरली बच्चे ये कंप्लेंट करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं कि पेपर बहुत लेंदी होता है। पेपर लेंदी इसलिए लगता है क्योंकि हम लोगों ने टाइम बाउंड होकर कोई प्रैक्टिस की ही नहीं होती है, और दूसरा हम कैलकुलेशन मिस्टेक या उसमें लिखा कुछ है हमने ज्यादा कर दिया, उसमें लिखा है जर्नल एंट्रीज करो, हमने उठा के रिवैल्यूएशन बना दिया, सब कर दिया। तो ध्यान से पढ़ना है कि मांगा क्या है और उसके अकॉर्डिंगली फिर क्वेश्चंस को करना है। अभी घर पे भी जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते समय ये ध्यान रखना कि हर एक क्वेश्चन में उतना टाइम बाउंड होके करो। मतलब आपका 1 मार्कर में आपका 1 to 2 मिनट्स लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। जो आपका 3 मार्कर है और 4 मार्कर हैं, इनमें आपका 6 to 8 मिनट्स लगने चाहिए, और फिर जो आपके 6 मार्कर हैं उनमें 10 to 12 मिनट्स लगने चाहिए। तो अगर बहुत एक्सट्रीम पर भी आओ तो ये 3 मिनट पर है, ये 10 मिनट पर है और ये 15 मिनट पर है। दिस इज एक्सट्रीम, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो घर में जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो कोशिश करो कि एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस लो और उसमें टाइम बाउंड होके करो। ठीक है, एक साथ 3-4 मार्कर ले लिया और ये देख लिया कि मुझे 3-4 मार्कर्स 1 घंटे में 60 मिनट है, तो मुझे 10 क्वेश्चंस करने हैं। मिनिमम टाइम लेके करो कि मुझे 10 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसमें मुझे 5 क्वेश्चंस करने हैं कम से कम। तो इस तरह से ये करोगे तभी तुम लोग का पेपर पूरा होने का होगा, और ये वाली प्रैक्टिस तुम अभी इन 3 दिनों में कर सकते हो। ठीक है ना, तो इन 3 दिन में ये पूरी प्रैक्टिस करो कि हम टाइम बाउंड होके करें। ठीक है, चलो।